सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और आज से शुरू करने जा रहा हूं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इनऑर्गेनिक, वो भी क्लास 12 के लिए। तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इनऑर्गेनिक के जो भी सिलेबस हैं, उस सिलेबस को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम इनऑर्गेनिक के सिलेबस को जरा देख लें कि इनऑर्गेनिक के सिलेबस क्या क्या है। इनऑर्गेनिक के सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम सिलेबस पर फोकस कर लें कि सिलेबस क्या है इनऑर्गेनिक का, उसके बाद हम पॉइंट पर आएंगे। तो इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है वह मुख्य रूप से आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ने क्या क्या होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन along with the compound of element, respected element, उस एलिमेंट के जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के बारे में, उनके महत्वपूर्ण कंपाउंड जो है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, उन कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। तो अब क्लास 12th में आपको पढ़ने क्या क्या है, खासकर हम बीएसईबी की बात कर ले, बीएसईबी की बात कर ले। सीबीएसई का थोड़ा सा सिलेबस अलग है। बीएसईबी में आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ने हैं पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 15 to 18, ग्रुप नंबर 15 to 18 यानी वर्ग संख्या 6 से लेकर के 18 तक। ये आपको आता है किस ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15 to 18 ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो है वह है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टीज, और इस डी ब्लॉक में खासकर जो आपको पढ़ना है, ऐसे तो पूरा एक एनालिसिस डी ब्लॉक का हम करेंगे। आपको मालूम भी है कि ये डी ब्लॉक जो है ये शुरू होता है ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। तो ये ग्रुप 3 to 12 और पूरे डी ब्लॉक का एक जनरल एनालिसिस आपको करना है। एफ ब्लॉक का भी जनरल एनालिसिस करना है, जो आप क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो। साथ ही साथ मुख्य रूप से जो एक्सप्लेनेशन होगा यहां पर, वह होगा फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट हैं, जिसको आप 3D सीरीज कहते हो, 3D सीरीज कहते हो। इस 3D सीरीज के बारे में आपका मेन फोकस होगा, ध्यान से समझिएगा। डी ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पढ़ना ही है, और वह डी ब्लॉक शुरू होता है ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक। और इसमें जो आपको फोर्थ पीरियड है यानी 3D सीरीज जो है, उसका आपको विशेष रूप से एक्सप्लेनेशन करना है। ए ब्लॉक की जहां तक हम बात करेंगे, तो ए ब्लॉक का एक जनरल एनालिसिस आपको करना है। इसके किसी एलिमेंट के बारे में या उसके कंपाउंड के बारे में क्लास 12th में नहीं पढ़ना है।
एक ब्रीफ आइडिया जो आपको केवल गेन करना है, एक संक्षिप्त परिचय आपको ज्ञात करना है, उसका जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है उसी को एक्सप्लेन करना है क्लास 12 में। इससे एक ब्लॉक से क्वेश्चन भी बहुत कम होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक का चैप्टर 4th, ये तो समझिए कि अभी आधुनिक समय में मॉडर्न ईरा में यह बेस बन चुका है इनऑर्गेनिक का, और उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। और प्रेजेंट ईरा में सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान समय में यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक का नहीं कहिए, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। माने यूं हम कहें कि पूरे क्लास 12th में यदि किसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन और ग्रांटेड कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और केवल हम क्लास 12th की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वह नीट हो, जेईई हो, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, मन आह्लादित हो जाता है इस चैप्टर को पढ़ने में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आनंद भी आता है पढ़ने में। तो ये आपका क्लास 12th का, एक क्लास 12th का आपका सिलेबस हो गया, 12th का सिलेबस हो गया। हाँ, ये बीएसबी का सिलेबस हमने समझाया। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे उनके लिए हम बता दें कि अभी वर्तमान समय में पी ब्लॉक को हटा दिया गया है। ये पी ब्लॉक सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, आपको डी ब्लॉक पढ़ना है, ए ब्लॉक पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है। यानी ये जो 15 to 18 ग्रुप आप पढ़ रहे हो, तो ये आपको अभी वर्तमान समय में सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, बीएसबी में पढ़ना है। बीएसबी में क्वेश्चन होता है यहाँ से, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें यहाँ से क्वेश्चन होता है। तो हमको जहाँ तक अंदाज है कि आप सिलेबस को समझ गए होइएगा। अब चलिए, अब सबसे पहले ये जो इनऑर्गेनिक आप शुरू करने जा रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं, किस चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक देखिए नाम से ही लग रहा है, और जो है यह एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नो, नहीं। यानी वैसा केमिस्ट्री जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, ठीक है, कार्बन जिसमें नहीं है। तो कार्बन को छोड़कर ये 118 एलिमेंट्स आप जानते होइएगा, 118 तत्व हैं। इस 118 तत्व में कार्बन भी एक तत्व है, कार्बन भी एक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट एलिमेंट है। तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं हो, कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हैं एवं उसके यौगिक को हम एक्सप्लेन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक हल्का सा कंफ्यूजन भी होता है। और कार्बन के यौगिक को कहां एक्सप्लेन करते हो बाबू? कार्बन के यौगिक, कार्बन के कंपाउंड को कहां एक्सप्लेन करते हो? ऑर्गेनिक में। कार्बन के कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक में एक्सप्लेन करते हो, अदर जो एलिमेंट है उनके जो कंपाउंड है उनको आप एक्सप्लेन करते हो इनऑर्गेनिक में। तो हल्का सा एक कंफ्यूजन होता है कि सर एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक गैस है, ये भी तो कंपाउंड ऑफ कार्बन है, ये भी तो कार्बन का, इसको भी तो ऑर्गेनिक में होना चाहिए। लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे कार्बन के यौगिक है जिसको हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। इस बात को जरा ध्यान दीजिए।
आप ऑर्गेनिक जिस दिन पढ़ते होइएगा तो एक डिफिनेशन पढ़ते होइएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो एक क्वेश्चन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, these are also compound of carbon, ये भी तो कार्बन के कंपाउंड है। क्या ये भी ऑर्गेनिक है क्या? नहीं, ये जितने भी हमने नाम यहाँ पर रखे ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कहिएगा कि सर क्यों? तो एक हल्का सा आपको हम हिंट दे देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक में भी जो सर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे वे इस बात को बताएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेस कंपाउंड होता है यानी जिसको पेरेंट कंपाउंड कहते हैं, जो पिता कंपाउंड होता है वह होता है अल्केन। अल्केन यानी जिस कंपाउंड का ओरिजिन अल्केन से हुआ हो, जो अल्केन का डेरिवेटिव होता है ना, उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्केन नाम सुना होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो जिसकी उत्पत्ति इस अल्केन से हुई है, जिसकी उत्पत्ति अल्केन से हुई है, अल्केन कार्बन का एक कंपाउंड है, और जिस कंपाउंड की उत्पत्ति इस अल्केन से हुई है उसी को आप कंसीडर करोगे कि वह ऑर्गेनिक है। अदरवाइज कार्बन का कंपाउंड है लेकिन वह ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां लिखा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? यहां से आपने क्या किया कि इसे एक हमने यहां पर इथाइल क्लोराइड या इथाइल अल्कोहल कुछ भी लिख दिए, इथाइल अल्कोहल लिख दिए, C2H5OH लिख दिए, जरा ध्यान से। तो C2H5OH लिखा, इसकी ये कहां से इसकी उत्पत्ति हुई? इथेन से। अब कहोगे इथेन से कैसे हुई? तो आपने क्या किया कि इस इथेन से एक हाइड्रोजन यहां से हटा करके और क्या जोड़ दिया? OH। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका सबसे जो पेरेंट कंपाउंड होता है वह अल्केन होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद अल्केन एंड डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ओनली डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बोनिक एसिड का ओरिजिन अल्केन से नहीं हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति अल्केन से नहीं हुई है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कुछ? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अरे कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कार्बन का कंपाउंड है भैया, इसको भी कह डालो कि यह ऑर्गेनिक है। नहीं, यह ऑर्गेनिक नहीं, यह इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति अल्केन से नहीं हुई है, अल्केन से नहीं। अब समझ में आ गया? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है उसके, उनका प्रॉपर्टी और उनके जो कंपाउंड्स हैं, उनके जो यौगिक है उनके बारे में। हाँ, कार्बन के भी कुछ कंपाउंड का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कार्बोनिक एसिड का भी एक्सप्लेनेशन इनऑर्गेनिक में करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब चलिए, अब हम इस इनऑर्गेनिक जो शुरू करने जा रहे हैं, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शुरू करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ग्रुप नंबर 15 to 18। उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद ए ब्लॉक, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले आपको दो बातों पर स्पष्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
2 पॉइंट्स पर। अब कहिएगा कि वो 2 पॉइंट्स कौन कौन हैं, तो आपको पहला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए, वह है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, अच्छा भी पीरियोडिक टेबल की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसको आप हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी आपको बहुत जरूरी है। आप पीरियोडिक टेबल की जानकारी यदि नहीं है तो आप ये सपने में भी मत सोचना कि हम इनऑर्गेनिक के बारे में कुछ कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी जरूरी है। दूसरा, इनऑर्गेनिक यदि आप शुरू करने जा रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध जिसको आप कहते हो, केमिकल बॉन्डिंग पर आपकी पकड़ होनी जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग पर आपकी पकड़ होनी जरूरी है यदि आप इनऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर जो है यह बेस है इनऑर्गेनिक के, और यदि इन 2 चैप्टर्स पर आप फुलफिल हो, ये 2 चैप्टर की जानकारी आप रखते हो, तो समझ लेना कि हमारे लिए इनऑर्गेनिक एकदम इजी है। हम इनऑर्गेनिक को पढ़ सकते हैं, हम इनऑर्गेनिक को समझ सकते हैं। आई एम राइट? हम इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, और ये दोनों जो चैप्टर है ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में आप इसको पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़े होइएगा, पीरियोडिक टेबल भी और केमिकल बॉन्डिंग भी। ये दोनों चैप्टर्स पर आपकी पकड़ होनी जरूरी है यदि आप चाहते हो हम इनऑर्गेनिक पढ़ें। और मॉडर्न इरा में इनऑर्गेनिक पर एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों ने भी अच्छा खासा फोकस कर दिया। एक जमाना था हम लोगों का कि इनऑर्गेनिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऑर्गेनिक डोमिनेंस था उस समय। इंजीनियरिंग में फिजिकल से और मेडिकल में ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में यह इनऑर्गेनिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेस बैकबोन बन चुका है, और अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनऑर्गेनिक से। चलिए, तो 2 चैप्टर्स की जानकारी होनी आपको जरूरी है, और वो 2 जो चैप्टर्स हैं वह है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों चैप्टर को जाने बगैर आप इनऑर्गेनिक का कल्पना भी नहीं कर सकते। संक्षेप अब हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आप क्लास 11th में पढ़े होइएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवर्नियर से लेकर के और लूथर मेयर और मेंडलिक तक आप इतिहास पढ़ा होगा। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है जो आप पढ़ते हो जिसको, वह मोसलेस पीरियोडिक टेबल है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप उसको कहते हो, एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हम इस मॉडर्न अब पीरियोडिक टेबल को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, एक ब्रीफ आइडिया आपके सामने हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक हल्का सा एक संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन आपको हम कर देते हैं समझाने के लिए। बहुत लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाया, सबसे पहले समझिए कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या। तो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार एक टेबल में सजाया गया, उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल, उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार, ठीक है ना। जैसे कॉलोनी बनता है एक शहर में, तो कास्ट यदि हम एक बेस मान लें तो कहा जाता है कि कास्ट के अनुसार कॉलोनी बसाया गया है, मतलब ब्राह्मण लोगों को एक जगह रखा गया, यादव लोगों को एक जगह रखा गया, राजपूत लोगों को एक जगह रखा गया, वगैरह वगैरह आप देखे होइएगा। उसी तरीके से
प्रॉपर्टी के अनुसार, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार एलिमेंट्स को एक टेबल में सजाया गया। उस टेबल का नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। एज फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल ऐसा बनाया गया कि धातु को एक जगह, अधातु को एक जगह, उपधातु को एक जगह। अब धातु में भी जो सबसे रिएक्टिव है उनको एक जगह, सबसे लेस रिएक्टिव है उनको एक जगह, मतलब उनके गुणों के आधार पर एक टेबल में सजाया गया। और मोसले ने क्या किया, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो मोसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें एलिमेंट्स को सजाया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सजाया मोसले ने एलिमेंट्स को। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। और मोसले ने क्या किया, मोसले के समय तक क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हो चुका था साइंस में, याद रखिएगा जरा, क्वांटम मैकेनिक्स आ गया था। और क्वांटम मैकेनिक्स का यूज यदि सबसे बढ़िया कहीं पर हुआ वह एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ। और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद क्वांटम नंबर आ गया और वाइटल का कंसेप्ट आ गया, ये सारी बातें आ गई थी। तो मोसले ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम पर सजाया। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वह बेस था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। एकदम इसी बात पर आप सारी चीज समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। यानी आप यूं कह सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूर्णतः आधारित है। अब कहिएगा कि सर कैसे, तो एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि हमने यहां पर एक एटम लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। इसका जरा हमने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा आपको, 2 2 4 6 4 10 1 11। अब देखिए मोसले ने क्या कहा। मोसले साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद सबसेल और वाइटल सब कांसेप्ट आ गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है, यहां पर हम आपको लिख देते हैं जिस सबसेल में जा रहा है, सबसेल में जा रहा है वह सबसेल डिटरमाइन करेगा ब्लॉक। ठीक है, वह सबसेल क्या डिटरमाइन करेगा, ब्लॉक। और सबसेल कैसे डिटरमाइन करते हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, उसमें हम नहीं जा रहे। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है वह सबसेल डिटरमाइन करेगा ब्लॉक। ठीक है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसमें मैक्सिमम सेल कितना यूज कर रहे हो आप। याद रखना, सेल के अंदर सबसेल होता है, कितना आप मैक्सिमम सेल यूज कर रहे हो, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, यानी मैक्सिमम सेल यूज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैक्सिमम सेल कितना यूज कर रहे हो वह डिटरमाइन करेगा पीरियड। ठीक है बेटा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह डिटरमाइन करेगा ग्रुप, वह डिटरमाइन करेगा ग्रुप। बाबू यही बेस आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, उपकक्ष में जा रहा है, वह डिटरमाइन करेगा ब्लॉक। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अधिकतम कितने सेल यूज कर रहे हो वह डिटरमाइन करेगा पीरियड। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वह डिटरमाइन करता है ग्रुप। अब सारी बातें स्पष्ट हो गई। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन
एस सबसेल में जा रहा है। और ये भी जान जाइएगा कि सबसेल 4 होते हैं। सबसेल कितने होते हैं? सबसेल 4 होते हैं। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, और भी सबसेल है, लेकिन अभी जो वर्तमान में यही 4 यूज में आते हैं। तो एलिमेंट के एटम के अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो एस में जाएगा या पी में जाएगा या डी में जाएगा या एफ में जाएगा। इसलिए ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की संख्या होती है 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वे सारे एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा उसको एस में रखिएगा, पी में जाएगा उसको पी में रखिएगा, डी में जाएगा उसको डी में रखिएगा, एफ में जाएगा उसको एफ में रखिएगा। ठीक है, और भी सबसेल हो गए, GHI भी होता है, लेकिन उतने अभी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, अब देखिए, अब मैक्सिमम सेल आप कितना यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ ये सेल हैं या ऑर्बिट भी उसको कहते हैं। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो मैक्सिमम सेल कितने यूज कर रहे हो, यानी यह आपका नंबर ऑफ सेल हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। तो नंबर ऑफ सेल बताता है कितना, पीरियड। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर लिखते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है ग्रुप। अब नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, तो अभी प्रेजेंट में 7 पीरियड है। और ग्रुप कितने हैं, 18। एक ग्रुप जो है, ये ग्रुप नंबर जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है, ये पीरियड जो है ये सेल को बताता है, और ब्लॉक जो है ये सबसेल को बताता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही तो 3 चीज है, सबसेल, सेल, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो अब जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, 7 पीरियड और 18 ग्रुप, 18 वर्ग, 7 आवर्त और 4 ब्लॉक है। ये प्रॉब्लम? चलिए, अब आपको हम जरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जरा दिखा देते हैं, फिर आगे आपको हम बात करेंगे। देखिए, देखिए यही है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एकदम स्पष्ट। ये जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ये जो देख रहे हो, ये जो ऊपर से नीचे ये जो वर्टिकल लाइंस आ रही है, इस वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस जो है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, चौथा, 15 एंड सो ऑन, 9वां, 10वां, 11, 12, 18, 19, 20, सॉरी 18 की मैक्सिमम। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इसको आप कहते हो ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल आप कॉलम देख रहे हो, ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम आप देख रहे हो, इसको कहते हैं पीरियड। देखिए, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये भी उसी का पार्ट है, सिक्स्थ और सेवंथ का। यानी 18 ग्रुप। क्लास 12 में भी डायरेक्ट पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग, 7 पीरियड और 4 ब्लॉक। देखिए, ये आपका यहां से यहां तक एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है।
यहां से आप देख रहे हो 13 से लेकर के 18 तक एक आपका पी ब्लॉक है, और ये जो घाटी में देख रहे हो, कारगिल का जो घाटी आपको नजर आ रहा है यहां से यहां तक, ये आपका डी ब्लॉक है। और ये नीचे जो देख रहे हो, नीचे ये आपका एफ ब्लॉक है। ये क्या है बेटा? आपका एफ ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, स्पष्ट सी बात है। ये जो आपको यहां से यहां तक जो नजर आ रहा है, इसके जो एलिमेंट्स में किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेगा मेरे बाबू, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह एस सबसेल में ही इन करेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में ही प्रवेश करेगा। ये यहां से ये पूरा जो देख रहे हैं, उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो आपको ये मालूम होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है। इनका, इन सारे एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, इन सब का डी में जाएगा। स्पष्ट है, इसलिए इसको रखा गया। ठीक है, अब ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब एक आपको जिम्मेवारी हम देते हैं ईमानदारी के साथ, ग्रुप वाइज आप इस पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिए। हम अपनी बात बता दें, शुरू में हम खुद केमिस्ट्री में कमजोर विद्यार्थी, लेकिन जिस दिन हमने इस पीरियोडिक टेबल को जाना, और हमारे गुरु ने तो ऑफलाइन क्लास था उस समय, बहुत पिटाई किया था इसको याद करने के लिए, लेकिन जिस दिन याद हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया इस पीरियोडिक टेबल पर, मेरे बाबू उस दिन केमिस्ट्री पर भी कॉन्फिडेंस हो गया, केमिस्ट्री पर भी अधिकार हो गया, केमिस्ट्री भी हम कुछ समझने लगे। इसलिए इस पीरियोडिक टेबल को जरूर याद कर ले। खासकर ये 2 ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनको हम दोनों को कंबाइंड रूप में रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक कहते हैं। और ये जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सारी बातें आगे होगी। अब हमारा जो सिलेबस है वह है ग्रुप नंबर 15 to 18 बीएससी के लिए, सीबीएसई में नहीं है, हम शुरू में ही बताया, ग्रुप 15 to 18। तो अब आप ग्रुप 15 to 18 ग्रुप वाइज आप पीरियोडिक टेबल को याद कर ले पी ब्लॉक का। अब ये जो ग्रुप 15 to 18 है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 15 नंबर ग्रुप के पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16 नंबर ग्रुप कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। 17 नंबर ग्रुप को हैलोजेंस कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। और 18 नंबर ग्रुप वेल नोन ग्रुप है, सबको जानता है इनर्ट ग्रुप को, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो अब इन तत्काल रूप से आप 15 to 18 याद कर लीजिए। ठीक है, निश्चित आप याद कर लिए। पीरियोडिक टेबल आपने देख लिया, और इसका जो बेसिक आइडिया है ये तो आपको जानना नितांत आवश्यक है कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, 18 वर्ग, 7 पीरियड और 4 ब्लॉक, ये बेस है बेटा, इसको याद रखना चाहिए। और तो बहुत सारी बातें होती हैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए अब हम आपको पुनः अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम पी ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक, और वहां से फिर बात आगे होगी। पी ब्लॉक जो है वो 13 to 18 होता है। 13, 14 क्लास 11th में पढ़ना है, 15, 16, 17, 18 क्लास 12 में पढ़ना है। थैंक यू।